केडी क्रिएटिव पॉइंट हमेशा की तरह इस क्लास में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग हर एग्ज़ाम में कंफ्यूज होते होंगे जवाब देते वक्त, मेरी क्लास को देखने के बाद आपको किसी एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कौन सा पूर्णिमा था? गुरु पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, अष्टाख पूर्णिमा या सूर्य पूर्णिमा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। संयोग देखिए कि इनका जन्म भी, मृत्यु भी और ज्ञान की प्राप्ति भी जो हुई थी वो बैसाख पूर्णिमा के दिन। बैसाख पूर्णिमा को और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बैसाख पूर्णिमा में क्या होता है कि विष्णु और चंद्रदेव की आराधना की जाती है और इसे बैसाख पूर्णिमा लिखा रहे या बुद्ध पूर्णिमा, दोनों एक ही है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देख रहे हैं ना, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ केडी क्रिएटिव पॉइंट ही आपको प्रोवाइड करता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको किसी चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ केडी क्रिएटिव पॉइंट पे ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस पूर्णिमा में किया था? सावन पूर्णिमा में, आषाढ़ पूर्णिमा में या विष्णु पूर्णिमा में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, आषाढ़ पूर्णिमा में। मैं बता दूं, अगर इसके स्थान पे अगर गुरु पूर्णिमा भी लिखा रहे तो उसका जवाब आप लोग दे सकते हैं गुरु पूर्णिमा। और मैं एक जानकारी आपको और भी बता दूं कि वेद व्यास की जो जन्म हुई थी वो गुरु पूर्णिमा के ही समय में हुई थी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए गौतम बुद्ध से ही संबंधित लगातार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश किस स्थान पर दिए थे? बोध गया में, नालंदा में, सारनाथ में या गया में? आप लोग को शायद इसका आंसर पता होगा। इसका गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। चलिए मैं बता दूं, इसका सी जवाब होगा। और सारनाथ में कब दिया था? डेट भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। सो 483 ईसा पूर्व में। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, ईसा पूर्व मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कहीं आपको ईस्वी लिखा रहे तो आपको ईस्वी जवाब नहीं देना है, ईसा पूर्व लिखा रहे तो आपको ईसा पूर्व जवाब देना है। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, आप लोग को कंफ्यूज में डालने के लिए ईस्वी दे देता है, इसलिए ईस्वी नहीं देना है, आप लोग को ईसा पूर्व जवाब देना है। और ये सारनाथ जो है वो यूपी में स्थित है। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ रिलेट करके आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले, ताकि आप इसको याद रख सके और अपना जवाब बेहतर दे सके अपने एग्ज़ाम में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए थे? देख रहे हैं ना सिमिलर टाइप का किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। उसमें क्या पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिया गया था, देख लेते हैं इसका जवाब क्या होता है, तब मैं आपको जानकारी बता दूं कि किस तरह से कंफ्यूज आप लोग होते हैं एग्ज़ाम में। राजगीर में, गया में, बस्ती में या श्रावस्ती में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, श्रावस्ती में। और मैं इससे पहले आपको क्या बताया था, सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। देख रहे हैं ना किस तरह से क्वेश्चन को बदला गया है। आप लोग क्या करते हैं, श्रावस्ती दे के आ जाते हैं, लेकिन इस तरह से आप लोग को जवाब नहीं देना है। और मैं बता दूं श्रावस्ती से संबंधित कुछ जानकारी कि प्राचीन भारत के कोसल राज्य की दूसरी राजधानी जो कहलाई वो श्रावस्ती कहलाई। और श्रावस्ती जो स्थित है वो यूपी में स्थित है। श्रावस्ती जो है वो कहाँ स्थित है? वो राप्ती नदी के किनारे है। और राप्ती की नदी कहाँ है? नेपाल और यूपी सीमा के बीच में राप्ती नदी है, जहाँ श्रावस्ती स्थित है।
कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हल कर सकें। अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन सवाल में होता है तो आपको केडी क्रिएटिव पॉइंट हल करेगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। उड़ीसा में नमक कानून को किसने तोड़ा था? कृष्ण ने, विष्णु ने, गोपाल बंधुओं ने या शिवदास ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गोपाल बंधु ने, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मेरे चैनल पे जितने भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा सारा आपको सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी यूट्यूब चैनल प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ केडी क्रिएटिव पॉइंट ही आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मणिपुर में नमक कानून को किसने तोड़ा था? शिवदास ने, महात्मा गांधी ने, राजकुमार शुक्ल ने या रानी गेदनलिऊ ने? मैं इसका जवाब बता दूं कि इसका जवाब डी होगा, रानी गेदनलिऊ ने। रानी गेदनलिऊ जो थी वो मणिपुर की रहने वाली थी और उनका जो जन्म हुआ था मैं बता दूं कि 26 जनवरी 1915 ईस्वी में। और रानी गेदनलिऊ को नागालैंड की लक्ष्मीबाई के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने कि रानी लक्ष्मीबाई के रूप में मणिपुर में किसे जाना जाता है तो रानी गेदनलिऊ को। देख रहे हैं ना किस तरह से मैं रिलेट करके आप लोग को क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन लिखने के लिए इंकरेज करूँगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को लिखने के लिए आप क्वेश्चन को जल्द याद रखने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। या तो आपको वीडियो को बार बार देखना होगा या तो इसे लिखना होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों ने कौन सी संगठन बनाई थी? दीप सेना, वानर सेना, कोप सेना या लालटेन सेना? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, वानर सेना। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो भी आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा सारा सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लड़कियों के द्वारा कौन सी सेना बनाई गई थी? इसमें क्या पूछा जा रहा है? लड़कियों के द्वारा। इससे पहले मैं जो आप लोगों को बताया हूँ वो उसमें क्या पूछा गया था? बच्चों के द्वारा। देखिए इसका जवाब कुछ अलग आएगा। सहेली सेना, मंजरी सेना, गुलाबी सेना या पूर्वा सेना? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, मंजरी सेना। देख रहे हैं ना किस तरह से इसका जवाब बदल गया है। और इसी तरह का क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ कि ताकि आप लोग ध्यानपूर्वक जवाब दें। क्या होता है, आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसका जवाब ए होगा या बी होगा, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लॉस करते हैं इस तरह की थिंकिंग करने में। लेकिन मेरे चैनल पे देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन किसी एग्ज़ाम में नहीं होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। डोमिंग पायस और बारबोसा किसके समय भारत आया था? कृष्णदेव राय के समय, देवराज के समय, महात्मा गांधी के समय या औरंगजेब के समय? मैं इसका जवाब बता दूं, कृष्णदेव राय के समय, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्णदेव राय का शासनकाल या समय क्या रहा तो मैं बता दूं कि 1509 ईस्वी से
1529 ईस्वी तक उसका समय काल रहा। और विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा जो हुए वो कृष्णदेवराय ही हुए थे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। 1535 में नुनीज विजयनगर किसके काल में आया था? नुनीज जो थे वो विजयनगर आए थे, वो किसके शासन काल में आए थे? अच्युत राय के समय में, बलवंत राय के समय में, शिवदास के समय में या कृष्णदेव राय के समय में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, अच्युत राय के समय में। अगर अच्युत राय का अगर समय पूछा जाए कि उसका समय क्या था या समय काल, तो मैं आपको बता दूं, आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। 1530 से 1542 ईस्वी तक था इनका समय काल। अच्युत राय के समय पुर्तगाली जो थे तुतिकोरिन ने मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तुतिकोरिन जो मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी उसका उस समय किसका शासनकाल था? अच्युत राय का। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग सल्तनत कालीन से जितने भी मैं क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूँ आप उसको लिख ले कॉपी में, क्योंकि आपको ये तुरंत याद नहीं होने वाला। इसको या तो मेरे वीडियो को बार बार देखिए या तो इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले, ताकि आप इसको अच्छी पूर्वक याद कर रख सकें। सल्तनत काल में 10 सर एक खेल बराबर होती थी, वो क्या कहलाती थी? सिप, हस, लार, जैन, अमील या अंजीर कहलाती थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सिप, हस, लार कहलाती थी। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप देखिए मैं इसी से संबंधित आपको अगला सवाल बताने जा रहा हूँ। सल्तनत काल में 10 सिप, हस, लार बराबर होती थी, वो क्या होती थी? एक अमीर, 10 अमीर, एक खान या एक मलिक? इसका जवाब होगा एक अमीर, इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ सारा का जवाब। जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे मैं सबका जवाब बताऊंगा और एक एक करके बताता जाऊंगा, ताकि आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। चलिए आगे चलते हैं सवाल की ओर। सल्तनत काल में 10 अमीर बराबर क्या कहलाती थी? 5 मलिक, 2 मलिक, 1 मलिक या 2 खान? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1 मलिक, यानी ए सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग का जवाब बदल रहा है। देख रहे हैं इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज होते होंगे कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं सवाल की ओर। सल्तनत काल में 10 मलिक बराबर कही जाती थी, वो क्या कही जाती थी? 1 खान, 10 मलिक, 1 अमीर या खजाना? इसका मैं जवाब बता दूं, ए होगा। 1 खान कहा जाता था, 10 मलिक बराबर 1 खान कहा जाता था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किस शासक ने किया था या किस शासक के द्वारा करवाया गया था? राजा राम के द्वारा, तेलप द्वितीय के द्वारा, मानन सिंह के द्वारा या भोज के द्वारा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, तेलप द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगर उनका शासनकाल पूछा जाए तेलप द्वितीय का 973 ईस्वी से 997 ईस्वी तक ये राष्ट्रकूट के सामंत थे तेलप द्वितीय। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं।
वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? देखें ना, उसमें क्या पूछा गया था, मैं बता दूं आपको। इसमें पूछा था कल्लानी के चालुक्य वंश, इसमें पूछा जा रहा है इस सवाल में, 16 नंबर के सवाल में, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? राजा जय सिंह ने, मान सिंह ने, सूरजमल ने या बहादुर प्रसाद ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा राजा जय सिंह ने। ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से आप लोग को कंफ्यूज हो रहा होगा कि क्या जवाब दें, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। केडी क्रिएटिव पॉइंट पे आप जो भी वीडियो देखेंगे आपको सारा क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा और आपको अच्छी तरह से आप हल कर पाएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से उसको हेल्प मिल सके। बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, चालुक्य ने या कृष्णगुप्त ने? इसका सही जवाब होगा विष्णुवर्धन ने। ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। विष्णुवर्धन जो थे वो एक अच्छे राजा थे, और मैं बता दूं कि वेंगी के जो राजधानी कहलाई थी वो बेंगी ही थी, और ये वेंगी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग देखिएगा, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? अंजीर कहा जाता था, निस्क कहा जाता था, दिनार कहा जाता था या कलंजू कहा जाता था? चलिए, सब कुछ ना कुछ आपको रिलेट कर रहा है और आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे कि इसका जवाब क्या दें। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दिनार, यानी सी इस क्वेश्चन का सही होगा जवाब। और मैं बता दूं कि दिनार अभी भी यूज किया जाता है। कुवैत में अभी भी जो रुपया होता है उसे दिनार ही कहा जाता है। और ये कुवैत जो स्थित है इराक और सऊदी अरब के बीच में कुवैत स्थित है, जिसमें रुपया को दिनार कहा जाता है अभी भी। चलिए आगे चलते हैं सवाल की ओर। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक अगले सवाल को। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। उसमें क्या पूछा गया था? गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। देख रहे हैं ना, इसी तरह का सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा। चलिए, आपको केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका तैयारी केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करेगा इस तरह का सवाल, और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से करवाएगा। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। आप लोग भी जो भी पढ़ते हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि आप इसको लंबे समय तक याद कर सकें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में देखने के लिए, तो आप इसका जवाब बेहतरीन ढंग से दें। क्योंकि देख रहे हैं ना, कभी सोने गुप्त काल में तो कभी चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं जवाब क्या होता है। कनिष्क, निस्क या रूबल या कलंजू? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, कलंजू। आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि इसको तो इसका जवाब तो निस्क होना चाहिए या दिनार होना चाहिए। देख रहे हैं ना, इसका जवाब बदल रहा है। इसी तरह से आप लोग को जवाब ध्यानपूर्वक सवाल पढ़ना और जवाब देना है एग्जाम में आप लोग को। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? मजलिस कहा जाता था, मजलिस ए खलवत कहा जाता था, मुमालिक कहा जाता था या दीवान कहा जाता था? मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको बता दूं कि इसे जो कहा जाता था मजलिस ए खलवत। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता होगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में। बीपीएससी के एग्ज़ाम में आर्ट्स पेपर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है आपको, 30 से 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से आर्ट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं और बीपीएससी के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा क्वेश्चन मैं आपको बेहतरीन ढंग से बता रहा हूँ।
चलिए मैं जो आपको जवाब बताया हूँ, मजलिस ए खलवत, यह सुल्तान और जो भी विश्वास पात्र के अधिकारी होते थे उसकी एक ये परिषद थी। इस परिषद में क्या होता था कि इस परिषद में महत्वपूर्ण विचार विमर्श होती थी, जिस प्रकार निर्णय सुल्तान करते थे या जो इसके प्रमुख होते थे वो करते थे। चलिए चलते हैं आगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।